I am going to teach English सब सब्जेक्ट ग्रामर। टॉपिक आज होगा टेंस। टेंस में आज चलेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। जैसे पहचान में हमने आपको बताया कि इस काल के वाक्य आ, ई, ए, था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, सका, शकी, शके आदि में समाप्त होते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में अगर ये सब आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप पहले भी आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था टेंस जो हम बनाते हैं उनको हम 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके बनाते हैं। एक तो ये सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर एक सेंटेंस बनाने के अपने अपने अलग रूल होते हैं कि किस टेंस में कौन सा रूल लगता है, इस चीज को जानना आवश्यक है। तो हम आते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने आपको बता दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी वाक्य को, किसी बात को स्वीकार किया जाता है। एक साधारण सा वाक्य होता है, इसमें हर एक बात को स्वीकार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने का जो नियम होता है, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह इसका रूल होता है अनुवाद बनाने का। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम उसका अनुवाद बनाएंगे। हम बता रहे हैं आपको, जैसे उसने अपना पाठ याद किया, तो उसने अपना पाठ याद किया, या शब्द आ गया, यानी इसमें आपको बताया गया था आ, ई, ए इत्यादि ये सब जो वर्ड इन पे समाप्त होते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने। उसने का मतलब वो, और वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। तो यह ही हो जाएगी। और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, क्रिया क्या है, याद करना। तो याद करना हमारा यही क्रिया हो गई, और इसका हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो याद करना की अंग्रेजी लर्न होती है, लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। उसके बाद अपना पाठ, तो यही आपको ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को आप इस वर्ब के बाद लिखेंगे। तो ये जो आपका वर्ड है अपना पाठ, तो अपना हम कैसे लगाते हैं, अपना के लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जो यहाँ सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट के ही अनुसार अपना की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो अपना के लिए यानी पॉजेसिव केस का जो वर्ड होगा वह हिज हो जाएगा। अगर आई होता तो पॉजेसिव केस माई होता। अगर यू होता तो पॉजेसिव केस यानी अपना के लिए वर्ड यू का योर होता है। तो इस प्रकार से अपना के लिए वर्ड जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम पॉजेसिव केस के वर्ड को लगा लेते हैं। अब हम आते हैं, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हिंदी वाक्य में हमने बताया था सका शब्द भी वाक्य के अंत में आते हैं। अगर सका शब्द आ जाए तो फिर इसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। तो इसका अनुवाद बनाने का जो नियम होता है, सब्जेक्ट के बाद सका की अंग्रेजी हम कुड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ये तभी प्रयोग किया जाता है कि जब जिसमें सका शब्द नहीं होता है। लेकिन अगर सका शब्द अगर आ जाए, सका, सकी, सके भी आ जाते हैं, तो इसके रूल में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि सका जो शब्द होता है ये कैन का सेकेंड रूप ये कुड होता है, इसीलिए सेकेंड रूप यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। तो सेकेंड रूप ऑलरेडी कैन का सेकेंड रूप यानी पास्ट रूप सका होता है, जिसकी यहाँ पे अंग्रेजी दे दी गई है। तो सब्जेक्ट के बाद ये सेकेंड रूप हो गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना लेते हैं। कोई भी यदि वाक्य इस प्रकार से अगर आ जाता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे।
इतना ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस लिए हैं। जैसे हमने लिखा है कि वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे। जब कोई आदत व्यक्त होती है जिसमें कोई हैबिट को शो करना होता है, तो हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। यूज्ड टू, यूज टू का मतलब होता है ये किसी कार्य के हैबिट को ये दर्शाता है। जैसे वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, यानी यह इनकी हैबिट थी, इनकी आदत थी, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे। जैसा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है भी यहाँ पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद जब ये सेकेंड रूप हो जाता है तो दूसरी जो क्रिया आती है उसको हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यूज टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होंगे उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको अनुवाद बनाने का रूल्स आपको हमने समझा लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको रूल्स बताया। अब जैसा कि हमने रूल आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसा कि हमने नोट में यहाँ पे आपको बताया है कि वाक्य में तो यानी तो शब्द आ जाए, यानी जहां पर कुछ दबाव दिया जाए, होने पर क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ डीड लगाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिया है, वह पढ़ता तो था, यानी पढ़ता तो था, वहां कुछ न कुछ दबाव है, एम्फेसिस किया जा रहा है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर वाक्य में तो शब्द अगर आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर नोट में आपको बता दिया है। वह पढ़ता तो था, she did read, वह पढ़ता तो था। मैं खेलता तो था, I did play। इस प्रकार से हम वाक्य को बना लेते हैं। अगर इस प्रकार के वाक्य कहीं भी आए तो इस नियम को हमेशा याद रखिएगा और इस नियम के ही तहत आप अनुवाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो गलती नहीं होगी और आपका 100 में 100 मार्क्स मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें किसी बात को इनकार किया गया हो, जिसमें हम किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम जैसा कि आपको निगेटिव सेंटेंस में बता रहे हैं कि इसका रूल क्या होगा, कैसे आप अनुवाद को बनाएंगे। रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन निगेटिव सेंटेंस में जब कोई साधारण निगेटिव अगर वाक्य होते हैं तो हम इस नियम को फॉलो करते हैं। जैसे राम ने एक शेर नहीं देखा, जैसे में हमने ले लिया है कि राम ने एक शेर नहीं देखा, इसका अनुवाद क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी राम को लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो राम ने क्या नहीं किया था, देखा नहीं था, तो देखना क्या इसकी हो जाएगी, और क्या नहीं उसने देखा था, एक शेर को, तो ए लाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य का अनुवाद कर लेंगे, राम डिड नॉट सी ए लायन। यह हम अनुवाद इस प्रकार से कर लेते हैं। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में ही एक दूसरा भी रूल होता है। एक तो यह साधारण सा रूल हो गया, जब इसी निगेटिव सेंटेंस में जब कभी नहीं शब्द अगर आ जाए, अगर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तो फिर हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल होता है, हमने सेकेंड रूल में लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा सेकेंड रूल है निगेटिव सेंटेंस का। जैसे
मैं वहां कभी नहीं गया, जैसे मैं वहां कभी नहीं गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नेवर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी। उसके बाद तुरंत हम नेवर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गया, गया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेंट। और वहां की अंग्रेजी देयर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वाक्य की रचना कर अनुवाद कर लेते हैं। तो यह ध्यान देने की जरूरत है, अगर कभी नई शब्द अगर आ जाए तो नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। निगेटिव में यह भी होता है और यह भी होता है, लेकिन यह साधारण निगेटिव होता है जिसमें डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। और इस सेंटेंस में न तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और न ही किसी और ऐसे निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं जिससे नकारात्मक वाक्य बने। लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कभी नई शब्द आ जाता है तो इसका नियम यही होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। तो अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। भाई सब कैसा इससे दागी बन जा रहा है। आइए हम आगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने आपको इसके पूर्व वाली वीडियो में भी 3 रूल के बारे में आपको हमने बताया था। ये 3 रूल क्रमशः हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। पहला ये हमारा रूल है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, अगर क्या से शुरू होता है तब उसका नियम क्या होगा। क्या से शुरू होने वाले का नियम हमेशा याद रखिएगा आप कि सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या से शुरू होने वाले का नियम है, इतना याद रखिएगा। किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो इसी तरह से नियम आप याद रखेंगे कि उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया को ही कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी सहायक क्रिया लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही सहायक क्रिया है, इसलिए कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ में डिड ही लगेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे। एक एग्जाम्पल देखिए कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे। क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले ही सहायक क्रिया को लिख लें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर कर देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको लाना है। तो गए थे, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, इसलिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो लिखा जाएगा। उसके बाद टू लिखेंगे, जहां भी आप जाते हैं उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक वर्ड और बच रहा है कल, तो कल की अंग्रेजी जो बीते हुए कल का बोध कराता है उसके लिए हम स्टडी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस का अनुवाद हुआ, डिड योर फादर गो टू दिल्ली स्टडी। इस प्रकार से आप अनुवाद बना लेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड जो हमारा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो, अगर वाक्य के बीच में अगर आ जाए तब क्या करेंगे, तब उसका एक नियम आपको याद रखना होगा कि जो इसके पूर्व वाला नियम था, जो ये नियम है, यही नियम इसमें भी रहेगा सेम, बस थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। क्या करना है परिवर्तन, वहां क्वेश्चन वर्ड को इस नियम के थोड़ा सा पहले लगा देंगे, जैसा यहाँ पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड से बढ़ा है इसमें और बाकी सेम चीजें हैं वही जो ऊपर की लिखी गई थी। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। एक अगर आप याद कर लेते हैं तो सारे नियम आप याद कर लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन करना होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम यहाँ कब आए थे। तुम यहाँ कब आए थे, देखिए कब यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया जो वाक्य के बीच में आ गया।
अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नसूचक शब्द जो है सबसे पहले लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हेन हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे, तो डिड लिख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी। उसके बाद आना की अंग्रेजी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो कम कर देंगे और यहाँ की अंग्रेजी हियर हो जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई भी सेंटेंस आता है तो आप आसानी से सिर्फ इस रूल को ध्यान में रखिए, आपका कठिन से कठिन भी वाक्य बन जाएगा। सिर्फ आपको नियम याद होना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड वाले रूल पे। वह थर्ड रूल हमारा क्या है? जब वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो तो नियम क्या होगा? इसका नियम क्या होगा? इसके पूर्व वाले भी आपको टेंस में बताया गया है कि किस तरह से हम उसका अनुवाद बनाते हैं। अगर कौन शब्द अगर आ जाता है तो हमारा रूल होगा हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें ध्यान देने की बात है, हु के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। कहीं गलती से आप DTDR का प्रयोग मत कर लीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पे, कल यहाँ कौन सोया था? कौन शब्द आ गया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। सोया था, सोना की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। यहाँ की अंग्रेजी हियर और कल की अंग्रेजी स्टरडे शब्द का प्रयोग करेंगे। जो बीता हुआ कल होता है स्टरडे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर थे। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर इस रूल को आप तैयार कर लें तो टेंस बनाने में कभी भी आप कोई गलती नहीं करेंगे। आसानी से आपके हर एक टेंस का अनुवाद बनता चला जाएगा। हर एक वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, उसको देखिए, समझिए और उसको फेयर पे नोट करते रहिए। और बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।